प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तारे हमारे आकाश के चमकदार क्षेत्र में छोटे छिद्र हैं, जिनके माध्यम से ब्रह्मांडीय प्रकाश हम तक पहुंचता है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, अधिक से अधिक तारे दिखाई देने लगते हैं। प्रकाश के ये चमचमाते बिंदु गहरे नीले बक्से के खजाने में छोटे छोटे हीरे की तरह दिखते हैं। उनमें से हजारों को हम यूं ही देख सकते हैं। ब्रह्मांड की गहराई में और कितने ही तारे लुके छिपे हुए हैं। तारे कहाँ से आते हैं? वे कहाँ पैदा होते हैं? वे कैसे विकसित होते हैं और उनकी मृत्यु कैसे होती है? कदाचित उनकी अनंत संख्या, उनकी अलग अलग तरह की चमक, इतना तक कि उनके रंगों को देखकर हम आश्चर्यचकित हैं और हम स्वयं को इस तारों से भरी नृत्यशाला के बीच पाते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाले सभी तारे आकाशगंगा का हिस्सा हैं। हमारे रात के आकाश में इसकी झिलमिलाती पट्टी फैली हुई है। हमारी आकाशगंगा 20,000 करोड़ तारों से युक्त है। यही हमारा ब्रह्मांडीय घर है। सिर्फ साधारण दूरबीनों से ही हम इस धुंधली पट्टी में असंख्य निहारिकाओं को खोज लेते हैं। तस्वीरों में उनके मनमोहक आकार और रंग का पता चलता है। हम हाइड्रोजन के झिलमिलाते बादल देखते हैं, जिससे ये तारे बने हैं। हम देखते हैं कि यह हाइड्रोजन किस प्रकार कुछ स्थानों पर दबा हुआ होता है। जहां पर यह अंतरतारकीय गैस और धूल जमा होती है, वहां निहारिका का पृष्ठभूमि के सामने काले स्तंभ छाया के रूप में उभर आते हैं। आज हम जानते हैं कि इन काले बादलों के अंदरूनी हिस्से में युवा तारों का निर्माण होता है। हमारा सूर्य, हमारे सौर मंडल के ग्रह और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी का निर्माण भी ऐसी ही जगह पर हुआ था। लेकिन सबसे रोमांचक हिस्से हमसे छिपे रहते हैं। ब्रह्मांड में जो प्रकाश युवा तारे फैलाते हैं, वह धूल के बादलों द्वारा तुरंत अवशोषित कर लिया जाता है। हम इन तारकीय रचना मंडल में कैसे झांक सकते हैं?
युवा तारे कैसे बन रहे हैं, क्या हम यह देख सकते हैं? नासा बिल्डिंग 703 के 20 मीटर ऊंचे द्वार हमें एक विशाल निहारिका पट्टी की पहली झलक देने के लिए खुलते हैं। यहां 4 फुटबॉल मैदानों के बराबर जगह आधा दर्जन विमानों के लिए पर्याप्त है, जिसमें से एक परिवर्तित बोइंग 747 SP है। पहले ये विमान नियमित रूप से यात्रियों को लॉस एंजलिस से ऑस्ट्रेलिया और एशिया ले जाता था। आज ये विमान विज्ञान की सेवा करता है। तकनीक शास्त्री और वैज्ञानिक विमान को उसकी रात्रिकालीन परियोजना के लिए तैयार करने में व्यस्त हैं। बोइंग 747 SP का ढांचा एक सामान्य जंबो जेट की तुलना में बहुत छोटा है। ये इसे विशिष्ट रचना प्रदान करता है। विमान का कम वजन इसे लंबी उड़ान के लायक बनाता है, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम भी बनाता है। इस प्रकार इसके संक्षिप्त नाम SP यानी स्पेशल परफॉर्मेंस का मतलब है विशेष क्षमता। पंखों के पीछे के ढांचे में एक बड़ा दरवाजा है जो 12 फीट से अधिक चौड़ा है। ये दरवाजा 17 टन से अधिक वजन वाले एक अत्यधिक संवेदनशील दूरबीन और लगभग 9 फीट व्यास वाले एक प्राथमिक दर्पण की सुरक्षा करता है। ये विमान एक उड़ने वाली वेधशाला है। ये है सोफिया, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। सोफिया नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर की एक संयुक्त परियोजना है। सोफिया संस्थान परियोजना स्टुटगार्ट में जर्मन हिस्से का प्रबंधन करता है, जबकि कैलिफोर्निया के नासा एम्स रिसर्च सेंटर और कैलिफोर्निया के पामडेल में नासा आर्मस्ट्रॉन्ग रिसर्च सेंटर संयुक्त राज्य अमेरिका के हिस्से की जिम्मेदारी संभालता है। सोफिया कई मायनों में अन्य विमानों से भिन्न है। यात्री सीटों को कंप्यूटर टर्मिनलों और वर्क स्टेशनों में बदल दिया गया है। यात्री विमान में यात्रियों की सुविधा के लिए सब कुछ किया जाता है, जबकि इस विमान में तकनीक शास्त्री अत्यधिक संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरणों को ठंडा करने के काम में व्यस्त हैं। वे -268 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले तरल हीलियम का उपयोग शीतलक के रूप में करते हैं। उड़ान भरने से करीब 2 घंटे पहले चालक दल की बैठक होती है। पायलट, तकनीक शास्त्री और वैज्ञानिक अपनी लक्षित परियोजना की समीक्षा करते हैं। अंतिम बार उड़ान परियोजना और मौसम के पूर्वानुमान की भी जांच की जाती है। सोफिया को उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले रखरखाव स्थल से बाहर निकाल दिया जाता है।
तारे अपना प्रकाश ब्रह्मांड की गहराई से भेजते हैं। हम नग्न आंखों से गहरे अंधेरे में आकाशगंगा की पट्टी को देख सकते हैं। हालांकि हम ब्रह्मांड के अधिकांश विकिरणों को नहीं देख सकते हैं। विशेष कैमरों वाले उपग्रह इसे हमारे लिए दृश्यमान बनाते हैं। एक्सरे उपग्रह विशेष रूप से आकाशगंगा के गर्म क्षेत्रों को हमें दिखाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा गर्म गैस से घिरी हुई है। दूसरी ओर आकाशगंगा के बहुत ठंडे क्षेत्र माइक्रोवेव तरंगों के विकिरण की सीमा में दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह सभी तारों का निर्माण करने वाली हाइड्रोजन ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस हाइड्रोजन की माइक्रोवेव तरंगें दिखाई देती हैं क्योंकि इसकी स्थिति दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए बहुत ठंडी है। कैमरे जो हमें अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड दिखाते हैं, वे अंतर तारकीय निहारिका के माध्यम से देखने में सक्षम हैं। वे हमें नवीन तारों का जन्म स्थान दिखाते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल इन अधिकांश ब्रह्मांडीय विकिरणों से हमें बचाता है। ना तो एक्सरे और ना ही माइक्रोवेव तरंगों के विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से केवल रेडियो तरंगें और हमारी आंखों से दिखाई दे जाने वाली रोशनी ही स्वतंत्र रूप से गुजर सकती है। वायुमंडल में इंफ्रारेड विकिरण जमीन से केवल 8 या 9 मील की ऊंचाई तक प्रवेश करता है, जहां इसे जलवाष्प वायुमंडल की निचली सतह पर अवशोषित कर लेती है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद दूरबीनें इस अवशोषण के कारण यह नहीं देख पाती हैं कि अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। इसलिए खगोलविदों को कई सालों तक अंतरिक्ष की गहराइयों से नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर के उपग्रहों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि इंफ्रारेड कैमरों को तरल हीलियम से ठंडा किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका स्वयं का विकिरण ताप खगोलीय छवियों को नष्ट कर देगा। लेकिन यह हीलियम बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और उपग्रहों को थोड़े समय के बाद ही काम करना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत एक विशेष विमान में स्थापित इंफ्रारेड टेलीस्कोप को ताज़ा शीतलक से भरा जा सकता है और नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया जा सकता है। 8 से 9 मील की परिभ्रमण ऊंचाई पर कुल 95% से अधिक वायुमंडलीय जलवाष्प विमान और दूरबीन के नीचे होती है। ये खगोलीय मापन के लिए आदर्श स्थितियां हैं। हम वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में हैं। यहाँ जमीन की तुलना में हवा का दबाव 5 गुना पतला है। साधारण हवाई जहाज इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ते। दरवाजा खुला रहने के बावजूद भी सोफिया सुरक्षित और स्थिर उड़ान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उत्प्लावन बनाए रखे, यह सुनिश्चित करने के लिए पवन सुरंग में कई परीक्षण करने आवश्यक थे। ये आवश्यक है कि उड़ान भरने के बाद संवेदनशील दूरबीन के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां -130 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी विकृत ना हो। इतनी ऊंचाई पर भी वायुमंडलीय विक्षोभ रहता है। थोड़ा सा कंपन, वायुमंडलीय विक्षोभ या कार्यक्रम में बदलाव उच्च परिशुद्धता वाले उपकरणों को इस हद तक अस्त व्यस्त कर देगा कि छवियां अनुपयोगी हो जाएंगी। इससे वैज्ञानिकों के उड़ान के अवसरों की प्रतीक्षा में देरी के अलावा महीनों की तैयारी और बहुमूल्य अवलोकनों का समय बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए जटिल यांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स दूरबीन को स्थिर रखते हैं और इसे अवलोकन की जाने वाली खगोलीय वस्तु के साथ पूरी तरह से संरेखित रखते हैं। इस प्रकार अवलोकन के दौरान दूरबीन एक सम्मोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। केबिन से इसे अच्छी तरह देखा जा सकता है। उपकरण और कैमरे प्रेशर बल्क हेड के पीछे स्थित हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दूरबीन से मजबूती से जुड़े हुए हैं। दूरबीन की हर गतिविधि, हर छोटा कंपन इस तरफ से दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे दूरबीन हिल रही है और कंपकपा रही है, लेकिन वास्तव में दूरबीन स्थिर रहती है। ये विमान ही है जो दूरबीन के सापेक्ष घूम रहा है। कला के इस नमूने को सफल बनाने के लिए वर्षों के शोध और कई हजार घंटों की इंजीनियरिंग का निवेश करना पड़ा। दूरबीन का विकास और निर्माण जर्मनी में किया गया था और नासा ने विमान दिया था। दूरबीन के रखरखाव और संचालन के लिए जर्मन परियोजना प्रतिभागिता की जिम्मेदारी निभाती है, जबकि नासा विमान का संचालन और देखभाल करता है। जर्मनी और अमेरिका दोनों देशों के वैज्ञानिक और तकनीक शास्त्री उड़ानों के दौरान वेधशाला की निगरानी और नियंत्रण के लिए जहाज पर रहते हैं। 10 घंटों की अवलोकन उड़ान के दौरान कई चीजें उलट-पुलट हो सकती हैं। जैसा कि अवलोकन का प्रत्येक मिनट कीमती है, इसीलिए जो भी समस्याएं आती हैं उनका तुरंत हल किया जाना आवश्यक होता है। इस तरह उड़ान पर सबका ध्यान केंद्रित रहता है, यहाँ तक कि माहौल थोड़ा बहुत तनावपूर्ण भी रहता है। प्रत्येक रात्रिकालीन उड़ान की सटीक योजना महीनों पहले से बनाई गई होती है। दूरबीन विमान के बाईं ओर इंगित है। यदि सोफिया चालक दल आकाश में एक निश्चित तारे की जांच करना चाहता है, तो विमान को उस तारे से सही कोण पर उड़ना होगा। पृथ्वी के घूमने और हवाई जहाज की गति के कारण अवलोकन की दिशा हमेशा बदलती रहती है। इसलिए तारे को दूरबीन के दृश्य क्षेत्र में रखने के लिए सोफिया दल को लगातार अपनी कार्य दिशा को समायोजित करना होगा। इस तरह सोफिया एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि हमेशा एक हल्के झुकाव में उड़ती है। जैसे ही किसी नई वस्तु का चुनाव किया जाता है, सोफिया अपनी उड़ान की दिशा को तदनुसार समायोजित कर लेती है। आमतौर पर किसी भी उड़ान पर इस तरह से कई अलग अलग अवलोकन कार्य किए जाते हैं। एक संतुलित उड़ान योजना का विकास एक परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बहुमूल्य अवलोकन समय को बर्बाद किए बिना 10 घंटे की उड़ान के अंत में हवाई जहाज को पामडेल लौटना होता है। परियोजना निदेशक इस उड़ान योजना के पर्यवेक्षण और सही कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे रेडियो टेलीफोन के माध्यम से विमान में मौजूद सभी लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं। निदेशक को हर समय दूरबीन की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। पायलटों के कार्य निर्देश में सुधार किया जाता है और उड़ान पर गए तकनीक शास्त्रियों के साथ चीजों की व्यवस्था की जाती है। सोफिया दल में परियोजना निदेशक और उप निदेशक के अलावा शामिल हैं कॉकपिट में 2 पायलट और एक उड़ान इंजीनियर, 2 सुरक्षा तकनीक शास्त्री जो विशेष आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षित हैं, 3 ऑपरेटर जो दूरबीन के सही संरेखण और परेशानी मुक्त संचालन के लिए होते हैं, एवं 3 और तकनीक शास्त्री जो कैमरे और मापक यंत्रों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये लोग उड़ान पर डेटा का प्रारंभिक मूल्यांकन कर रहे वैज्ञानिकों के साथ स्थायी संपर्क में हैं। यहाँ हम सोफिया का एक और लाभ देखते हैं, डेटा मापन के साथ साथ या उसके तुरंत बाद तकनीक शास्त्रियों के बीच चर्चा। इससे मापन को मौके पर ही अनुकूलित और बेहतर बनाया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य अवलोकन समय का उपयोग सबसे कुशल तरीके से किया जा सकता है।
अनुसंधान उड़ानों में चालक दल के साथ कुछ मेहमान भी जाते हैं। कभी कभी उड़ान पर शिक्षक, पत्रकार या राजनेता भी होते हैं। चूंकि ब्रह्मांडीय गैस बादलों, अनजान ग्रहों, ब्लैक होल्स या दूर की आकाशगंगाओं का पता लगाया जा रहा है, इसलिए विशेष कंप्यूटर टर्मिनलों पर वे वास्तविक समय में उड़ान कर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट या गंभीर परियोजनाओं पर, जैसे कि 30 जून 2015 की रात, विशेष मांग पर अन्य तकनीक शास्त्री और विशेषज्ञ सोफिया में शामिल होते हैं। उस रात बौने ग्रह प्लूटो ने स्वयं को धनु राशि के एक तारे के सामने धकेल दिया। हालांकि पृथ्वी से यह घटना दक्षिणी प्रशांत महासागर के एक बहुत छोटे से क्षेत्र में केवल कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई दी। सोफिया के साथ इस घटना का अवलोकन करते हुए वैज्ञानिकों को यह निर्धारित करने का अवसर मिला कि क्या प्लूटो में वायुमंडल है, और शायद वे इसकी मूल संरचना के बारे में भी जान सके। लेकिन परियोजना तभी सफल हो सकती थी जब सोफिया सही समय पर सही जगह पर होती। यहां तक कि उड़ान के दौरान भी गणनाएं की गईं और कार्यक्रम में सुधार भी किए गए। इसमें शामिल वैज्ञानिक अति उत्साहित थे, क्योंकि यह अवलोकन किसी अन्य दूरबीन से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। गणनाओं के सही होने और सोफिया के उड़ान तकनीक शास्त्रियों के अच्छे से काम करने पर सब कुछ निर्भर था। और कुछ ऐसा हुआ कि प्लूटो की छाया दूरबीन पर पड़ी और उसके उपकरणों ने उसे कैद कर लिया। इन अवलोकनों से वैज्ञानिक ये निष्कर्ष निकालने में सक्षम हुए कि प्लूटो पर वायुमंडल है और बादल भी हैं। कुछ समय बाद न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान के उड़ान भरने से इसकी पुष्टि हुई। यह सोफिया से प्राप्त डेटा ही था जिसने इन शानदार छवियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके विपरीत सोफिया के मापन उपकरण मुख्य रूप से संख्याओं, वक्रों और आरेखों की लंबी और जटिल श्रृंखला उत्पन्न करते हैं। परिष्कृत एल्गोरिदम वाले विशेष कंप्यूटरकृत प्रोग्राम फिर इस डेटा से छवियां उत्पन्न करते हैं। पारंपरिक ऑप्टिकल दूरबीनों से प्राप्त छवियों के साथ तुलना में वे प्रथम दृष्टया तुच्छ से लगते हैं, लेकिन वे कई रहस्यों को उजागर करते हैं। सोफिया के उपकरण ब्रह्मांडीय चुंबकीय क्षेत्रों का मापन कर हमें दिखा सकते हैं। हम अब ये समझना शुरू कर रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र ब्रह्मांड की संरचना को कैसे प्रभावित करते हैं और वे निहारिकाओं तथा तारों के निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ सोफिया हमारे लिए एक नई खिड़की खोलती है, ब्रह्मांड का एक नया दृश्य जो पहले हमसे छिपा हुआ था। हम एक भव्य ब्रह्मांड में रहते हैं, एक विशाल ब्रह्मांड। ये आज भी कई रहस्य समेटे हुए है, लेकिन आज सोफिया की बदौलत हम अपने आसपास के ब्रह्मांड को थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हैं। गैस और धूल के अंतरतारकीय बादल तारों के जन्म स्थानों को ढक लेते हैं। दृश्य प्रकाश में हम रहस्यमयी अंधेरी संरचनाओं के पर्दों के अलावा अधिक कुछ नहीं देख सकते हैं। लेकिन सोफिया ब्रह्मांड को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की अवरक्त सीमा में देखती है। ये विकिरण गैस और धूल के बादलों से होकर गुजरता है। ये हमें ब्रह्मांड के अज्ञात क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करता है, जो लंबे समय तक छिपा रहा उसे अब हम देख सकते हैं। सोफिया की बदौलत हम एक ऐसी प्रक्रिया देख पा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नए तारों और ग्रहों का जन्म।
हम कई प्रकाश वर्ष व्यास वाले हाइड्रोजन के बादल देखते हैं। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे ढह जाते हैं। धीरे धीरे शुरू होते हैं, फिर तेज और तेज। यह क्षारण गर्मी पैदा करता है, लेकिन बादलों के दृश्य प्रकाश में चमकने के लिए यह बहुत कम है। लेकिन माइक्रोवेव तरंगों और इंफ्रारेड विकिरण की सीमा में ये बादल चमकदार संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे गैस और धूल का क्षारण जारी रहता है, बादल घूमने लगता है और चपटा हो जाता है। एक प्रोटोप्लैनेटरी मंडल विकसित हो रहा है। यह एक युवा ग्रह मंडल का भ्रूण है। यहाँ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। गुरुत्वाकर्षण गैस को संपीड़ित कर रहा है। मंडल का घूमना क्षारण का प्रतिकार करता है, लेकिन अभी भी सब कुछ असंगठित है। एक छोटी सी भी गड़बड़ी लाखों वर्षों में बनी चीजों को यहाँ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। किसी नजदीकी तारे या किसी अन्य प्रोटोप्लैनेटरी मंडल के साथ मुठभेड़ यह सब नष्ट कर देगी। चुंबकीय क्षेत्र मंडल में प्रवेश करते हैं। सोफिया पर लगे उपकरण इन क्षेत्रों को दृश्यमान बनाने में सक्षम हैं। वर्तमान खगोलीय भौतिकी रचना के अनुसार इन गैस बादलों में कई छोटे तारे विकसित होते हैं, लेकिन कोई बड़ा तारा विकसित नहीं होता। क्या यही चुंबकीय क्षेत्र अधिक विशाल तारों के सृजन को संभव बनाता है? जब प्रोटोप्लैनेटरी मंडल संपीड़ित होता रहता है, तो इसके केंद्र में दबाव और तापमान अंततः एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है। इन चरम स्थितियों में हाइड्रोजन हीलियम में विलीन होने लगती है। इससे अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है। एक नए तारे का जन्म होता है, जिसकी रचना के अवशेष उसकी परिक्रमा करते हैं। हम विशाल तारों के जन्म के साक्षी हैं। अत्यधिक तापमान के कारण ये नीले रंग के दिखाई देते हैं। वे अपने हाइड्रोजन का संलयन इतनी तेजी से करते हैं कि वे बहुत जल्द ही लगभग 10 लाख वर्षों के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे तारे के आसपास किसी ग्रह पर जीवन को विकसित होने का समय ही नहीं मिलता। सोफिया के जरिए हम देखते हैं कि कैसे इन विशाल तारों का अत्यधिक विकिरण उनके परिवेश में अन्य तारों और ग्रहों के निर्माण को प्रभावित करता है और रोकता है। हम छोटे लाल बौने तारों का निर्माण देखते हैं, जो कई अरब वर्षों तक चमकते रहते हैं। उनका विकिरण इतना कमजोर है कि यह शायद ही किसी ग्रह को कोई गर्मी प्रदान करता हो। कई अवशेष मंडलों में जुड़वा तारे भी बनते हैं। क्या हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह भी यहाँ बन सकते हैं? एक युवा सूरज गैस, धूल और चट्टान के एक मंडल में चमकता है। तारे का विकिरण मंडल के आंतरिक क्षेत्र से लगभग सब कुछ बाहर धकेल देता है। कुछ 10 लाख वर्षों के बाद आगे के क्षेत्रों में रिक्तता दिखाई देने लगती है। गैस के विशाल गोले अपनी राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तारों से दूर रहकर ही हल्की गैसें एकत्रित होकर इन विशाल ग्रहों का निर्माण कर सकती हैं। वहां कहीं पानी जमा हो गया होगा। तारे के करीब विकिरण उसके लिए बहुत ज्यादा होगा। तारे के चारों ओर खाली प्रतीत होने वाले क्षेत्रों में केवल लोहा, सिलिकॉन या कार्बन जैसे भारी तत्व ही रह पाए थे। धीरे धीरे लेकिन लगातार छोटे चट्टानी ग्रह वहां उभरे।
इस मंडल के बाहरी धूमकेतु इन आंतरिक ग्रहों पर पानी लाते हैं। इनमें से एक ग्रह का तापमान आदर्श है ताकि पानी तरल रूप में मौजूद रह सके। इसके आकाश में बड़ी संख्या में तारे चमकते हैं। करोड़ों वर्षों के बाद वे अलग हो जाते हैं। वे एक तारा समूह बनाते हैं जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। अंततः तारे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। क्या यही हमारा अपना इतिहास है?